क्लासिफिकेशन कि उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो ये 4 टाइप है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है कार्बन का, अराउंड 90+ परसेंटेज होता है, 90% से ज्यादा। दूसरा बिटुमिनस, उसमें अप्रोक्सीमेटली 80% से ज्यादा होता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट के अंदर परसेंटेज 30 अबव। और आखिरी है आपके पास में पीट, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास कार्बन जो है मौजूद होता है। क्योंकि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये सभी कार्बन कोयले ही हैं, कार्बन के बने हैं, इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो लगभग सेम सा होता है। तो इस वजह से इन्हें एक दूसरे से सेपरेट करते हैं हम लोग डिस्टिलेशन की हेल्प से। इंडिया के अंदर कोयला जो है मुख्य तौर पर झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है आमतौर पर यहाँ कॉमन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि जितने भी वेजिटेशन थे जो सॉलिड जो जमीन पर थे, वो सब के सब कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। पर ऐसी वेजिटेशन जो कि पानी के आसपास थी या पानी के अंदर थी, जब वहां पर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से वो सबके सब मर गए, जमीन के नीचे दब गए और उनके ऊपर लेयर आफ्टर लेयर सॉइल की लेयर्स डिपॉजिट होती चली गई, टेम्परेचर प्रेशर हाई होने लगा। तो इस कंडीशन में वहां जो एनिमल प्लांट्स थे उनके अंदर जो प्रेजेंट कार्बन था वो एक डेंस, थिक, स्टिकी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जिस लिक्विड को कहा जाता है या तो क्रूड ऑयल या फिर इसे पेट्रोलियम भी कहा जाता है, जो कि जनरली चट्टानों के बीच में मिलता है। और इस पेट्रोलियम से बहुत सारी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं: पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, वैसलीन, लुब्रिकेंट, कोल टार, डामर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कोल और पेट्रोलियम दोनों ही आपने देखा कार्बन से बने हैं। प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो प्रेजेंट कार्बन था उनसे बने हैं। तो इनका अमाउंट जो है एक तो वो लिमिटेड है, दूसरा करोड़ों साल बन जो है लग जाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में। हम लोग चाहें तो आर्टिफिशियली भी नहीं बना सकते, क्योंकि इतने लंबे समय तक, करोड़ों सालों तक हम लोग कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ से लाएंगे। तो बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो इस वजह से बहुत जरूरी हो जाता है कोल एंड पेट्रोलियम जो है इनको कंजर्व किया जाए, इनको इस तरीके से इस्तेमाल में लिया जाए कि ये आपकी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकें। तो हमें जो दूसरे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जैसे कि एयर, लाइट, वाटर, इनकी तरफ हम लोगों को देखना चाहिए कोल एंड पेट्रोलियम के अलावा। जैसे आजकल बायोगैस जो है या बायोडीजल, ये बहुत ज्यादा जो है यूज में लिया जाता है। बायोडीजल, बायोडीजल राजस्थान जो है वहां भी बनाया जाता है, राजस्थान में भी जो है बायोडीजल जो है प्रिपेयर किया जाता है। हमारे पास एक छोटी सी हेडिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वैसे सोशल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक इस टाइप का डेवलपमेंट जो डेली नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिस इस तरह के रिसोर्सेज पर करते हैं जिनकी क्वांटिटी कम हो पर उन्हें कंजर्व हम लोग कर सकें। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम की हम लोग बात कर लें तो क्वांटिटी इनकी बहुत कम है, प्रिपेयर होने में बहुत लंबा समय लगता है और हम लोग इन पर डिपेंडेंट भी बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग इनका इस्तेमाल तो करेंगे पर एक इस्तेमाल प्रिसाइज मैनर में, कंजूसी करते हुए हम लोगों को करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ उनको बचाना ही नहीं है, उनका जो काउंट है, जो नंबर है, उसे भी हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे, हिस्ट्री की तरफ चलेंगे और हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि कब से ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की कोशिश जो है वो करता चला आया है।
आज के टाइम पर जहाँ सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एडवांस हो गया है, जहाँ हम लोग कंटिन्यूअसली नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लॉयट करते चले जा रहे हैं, हम लोग उन्हें ओवर एक्सप्लोइटेशन जो है करते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो। तो हम लोगों को जरूरत आज तो है कंजर्वेशन की, पर ये जरूरत बहुत पहले ही कुछ लोगों ने समझ ली, और तब से वो जो है कंजर्वेशन की तरफ चलते आए हैं। इवन हमारे जो रिलीजन है, हिंदू जो धर्म है, इसमें हम लोग बहुत से पेड़ पौधों को पूजते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। तो अब पूजा करते हैं तो इसका मतलब हम लोग उन्हें खत्म भी नहीं करना चाहते, हम लोग उन्हें बचाना चाहते हैं, है ना। तो हमारा चाहे रिलीजियस फॉर्म में हो या फिर बायोलॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज हो हमारी, हम लोगों को इनका कंजर्वेशन तो करना ही चाहिए और करना भी पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। आपके पास में आएगा चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। इसके बारे में आप, आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे। ये हमारे राजस्थान के जोधपुर जो है उसके खेजड़ी विलेज की कहानी है, जिसमें आपने सुना होगा एक राजा था, उस राजा को अपना महल बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी, है ना। ये ईयर था लगभग 1730। तो उसने अपने सोल्जर्स को जो है गांव में भेजा और कहा कि भाई जा करके लकड़ियां जो है वो काट करके लेकर के आओ महल बनाने के लिए। तो कुल्हाड़ी वगैरह लेकर के वो पहुंचे। उस समय ज्यादातर जो घर के जो मेल जो मर्द थे वो बाहर थे। तो वहां एक लेडी थी, अमृता देवी। बिश्नोई समाज की कहानी है ये, बिश्नोई कमेटी की। तो ये सभी शोरगुल सुन करके घरों से बाहर आए और इन्होंने जाकर के जो ट्रीज थे उनके स्टेम को अच्छे से कस के पकड़ लिया। अमृता देवी के साथ में टोटल 363 और विलेजर्स थे जिन्होंने ये काम किया। और जितने जो सोल्जर्स आए थे कट करने के लिए ट्रीज को, क्योंकि उन्हें हर हाल में ट्रीज को कट करके ले जाना था, तो उन्होंने अमृता देवी और बाकी 363 जो विलेजर्स थे उन सबको किल कर दिया, उन सबको मार दिया। अमृता देवी की खुद की 3 बेटियां थी, वो भी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनकी भी डेथ हो गई। सोल्जर्स रुके नहीं बिल्कुल भी। और ऐसी जो खबर थी, ये जो खबर थी, ये जैसे जंगल में आग फैलती है, इस तरीके से आसपास के सभी एरियाज में बहुत जल्दी फैल गई। और जब लोगों को पता चला कि अमृता देवी और बाकी लोगों ने सिर्फ ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवा दी, तब बिश्नोई समाज, बिश्नोई जो है कमिटी, उसने कमिटमेंट लिया कि चाहे जो हो जाए वो ट्रीज और वाइल्ड लाइफ दोनों को हर तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी। और आज भी जोधपुर में बिश्नोई कमेटी जो है वो मौजूद है, जो कि कंजर्वेशन का काम बहुत अच्छे से कर रही है। इसी तरीके की कहानी खेजली विलेज के बाद में 1973 उत्तराखंड, यहाँ चिपको मूवमेंट, बकायदा चिपको मूवमेंट आंदोलन जो है वो नाम दिया गया, जो कि 8 सालों तक चला। In 1981, the government prohibited deforestation in areas above 1000 मीटर in height. तो जैसा कि आप सी लेवल से जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर उतना ही कम हो जाता है। प्रेशर बच्चों अगर कम होता है तो गैस या ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में, खून में घुलना कम कर देती है। तो एक तो ऑक्सीजन पहले से कम है, ऊपर से अगर आप प्लांट्स को और कट कर देंगे वहां पर, तो फिर ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। उत्तराखंड काफी हाइट पर है सी लेवल से। तो इस आंदोलन चिपको मूवमेंट के बाद में गवर्नमेंट ने 1981 में नियम बना दिया कि 1000 मीटर की हाइट से ज्यादा हाइट वाली जगह पर डिफॉरेस्टेशन नहीं किया जा सकता, पेड़ पौधे नहीं काटे जा सकते, इलीगल है पूरी तरीके से। इस चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम आपके लिए जरूरी है, कर्नाटका में। और बस इसी शब्द को, चिपको को अप्पिको,
अपिको कहा गया और अपिको मूवमेंट बन गया। आज भी ये चिपको मूवमेंट जो है आगे चल रहा है, और खेजड़ी विलेज जो है, खेजड़ी विलेज जिसमें खेजड़ी के जो पेड़ थे उनको बचाने के लिए जान दी गई, खेजड़ी को कल्प वृक्ष जो है कहा जाता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है और बहुत कम पानी में जो है ये जिंदा रहता है। और 1983 में जो खेजड़ी है हमारे राजस्थान का स्टेट ट्री डिक्लेयर कर दिया गया। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर बाकी का रह रहा था, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और आप लोगों ने बिल्कुल नया सिलेबस देख लिया होगा, डिलीटेड पोर्शन देख लिया होगा, जिसमें हमारे बहुत सारे फालतू के चैप्टर्स हट गए। हालांकि कुछ जरूरी चीजें भी थी जो हट गई हैं, जिन्हें नहीं हटना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं, कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं। तो अपने बहुत सारे आलतू फालतू चैप्टर हट गए हैं। तो अपने जो चैप्टर्स बचे हैं अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो डिलीटेड पोर्शन है, अपने चैप्टर रह गया है चैप्टर नंबर 14, जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, 16 17 दोनों चैप्टर्स हटा दिए, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20 भी हटा दिया है। तो ये 4 चैप्टर जो हैं अपने पास में बचे हैं। ये चारों के चारों सोशल साइंस के ही चैप्टर हैं, पूरे रटने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग इनको करेंगे तो सही। तो चलिए चैप्टर नंबर 14, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो भाई इकोनॉमिक का मतलब है फायदा, पैसा, कॉमर्शियल। हमें पता है कि भाई प्लांट्स एनिमल से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, है ना। प्लांट से हमें खाना मिलता है, प्लांट जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर ऑक्सीजन का हम लोग क्या करेंगे, एक क्या करने का मतलब, हम लोग जिंदा तो ऑक्सीजन की वैसे ही, पर ऑक्सीजन को आगे बेच के फायदा नहीं कमा सकते ना। तो यहाँ हम लोग ऐसी वैल्यूज की बात करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल की जिनसे हमें फायदा मिलता हो, इकोनॉमिक पर्पस पर प्रॉफिट, पैसा कमाते हो, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं उनसे मिलने वाली चीजें, ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल, शुगर, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्लांट्स अपने लिए ज्यादातर 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म में अपने लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो फूड, हमें खाने पीने की चीजें जो हैं वो प्लांट से मिलती हैं, जिन्हें हम लोग आगे खा तो सकते हैं या आगे बेच भी सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं। दूसरा मेडिसिनल वैल्यूज है, दवाइयां प्लांट से मिलती हैं, है ना। तीसरा अपने पास में है फाइबर और टिम्बर, कपड़े वगैरह हम लोग पहनते हैं वो भी, और टिम्बर घर बनाने के लिए या जलाने के लिए जो भी लकड़ी चाहिए वो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट्स इंपॉर्टेंट विद फूड पॉइंट ऑफ व्यू, जिनसे हमें क्या मिलता है, खाना, खाने लायक चीजें मिलती हैं। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि यहाँ साइंटिफिक या जिसे हम लोग बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के, एनिमल्स के बहुत सारे बायोलॉजिकल नेम जो हैं वो यहाँ आएंगे। क्वेश्चन इसी तरीके का होगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे प्लांट का बायोलॉजिकल नेम ही पूछा जाएगा। जैसे कह देगा कि भैया कोई भी 2 सीरियल्स के प्लांट्स का बायोलॉजिकल नेम लिख दीजिए, है ना। या फिर आपको बायोलॉजिकल नेम देके पूछ लेगा कि भैया किस प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए फूड प्लांट्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरियल्स, जिनसे हमें दानेदार खाने की चीजें मिलती हैं, अनाज जिनसे हमें मिलता है। तो जो सीरियल्स हैं ये जनरली ग्रेमिनी नाम की फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट्स होते हैं। पहला जो है वो है वीट, जिसका बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। आप लोग बच्चों चेक करते जाइएगा, आपकी बुक में ये नाम सही होना चाहिए, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये एक रबी क्रॉप है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट लैब में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नए नए अच्छी क्वालिटी के, बेटर क्वालिटी के वीट्स वगैरह जो हैं तैयार किए गए हैं। जैसे कि नाम आपने सुना होगा सोनालिका, कल्याण सोना, कल्याण गोल्ड, या फिर शर्बती सोनारा, ये नाम है। ऐसे ही दूसरा है राइस,
जिसका बायोलॉजिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा। ये खरीफ क्रॉप है। ये सबसे ज्यादा खाए जाने वाला सीरियल है राइस, और इंडिया राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। बहुत से मॉडिफाइड बेटर क्वालिटी के राइस जैसे कि बासमती चावल, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना, इन नाम से बहुत सारे आपके मॉडिफाइड राइस जो हैं वो तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट है अपने पास में मेज, जी मेज, इसका बायोलॉजिकल नेम है जी मेज, ZEAMAYS, जी मेज। ये भी एक खरीफ क्रॉप है, और इसकी जो एडवांस्ड वेराइटीज हैं उनका नाम है विजय, शक्ति, रतन, एटसेट्रा। आखिरी है पर्ल मिलेट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पेनिसिटम टाइफॉइड्स। खरीफ क्रॉप है, और ये आप लोग जानते हैं राजस्थान में खूब अच्छे से खाया जाता है। सीरियल्स के बाद बात करते हैं पल्सेस, दाल। ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली है आपकी लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी फैमिली। अगर हम लोग यहाँ एग्जांपल्स की बात करें, पहला है ग्राम, इसको साइकर एरिटिनम, ARIETINUM, एरिटिनम, इसका बायोलॉजिकल नेम है, राबी क्रॉप है, और इंडिया नंबर 1 है इसके प्रोडक्शन में। ठीक है, इसको किंग ऑफ पल्सेस भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होती है और किसी भी दाल में, किसी भी टाइप में डाली जाती है। अगर हम लोग बात करें अगला एग्जांपल, अरहर, रेड ग्राम, इसका बायोलॉजिकल नेम है कजानस कजान, कजानस कजान। पी, मटर, जिसका बायोलॉजिकल नेम हमने जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा था, पाइसम सेटाइवा। ग्राउंडनट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है अरेकिस हाइपोगिया, हाइपोगिया। इंडिया नंबर 1 है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में। आखिरी है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब भी कोई पर्सन जिम वगैरह करता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो एग्स वगैरह के साथ में सोयाबीन भी उसको सजेस्ट किया जाता है खाने के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये थे अपने पल्सेस। तीसरे हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, जिनसे हमें वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं। भाई खाना पकाने के लिए, हर चीज के लिए हमें ऑयल चाहिए, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल, ये वगैरह आते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन एडिबल ऑयल होते हैं जो कि सिर्फ स्मेल के लिए डाले जाते हैं, चाहे तारपीन का तेल आपने सुना होगा, बिल्कुल, ये पेंट वगैरह में डाला जाता है। ऐसे ही कुछ ऑयल जो है वो होते हैं आपके एसेंशियल ऑयल, जो कि जरूरी होते हैं खाने में, कैम्फर, सैंडल, क्लोव, ये सब है ना। स्पाइसेस, मसालों की बात करें तो ब्लैक पेपर, क्यूमिन जिसको बोलते हैं, रेड चिली, सौंफ, कोरिएंडर, टर्मरिक, जिंजर, कार्डेमोम। तो ये कुछ एग्जांपल आपके पास में है। आई होप शायद इनके बायोलॉजिकल नेम आपकी बुक में नहीं होंगे, तो आपको पढ़ने भी नहीं है। बेवरेज, पीने लायक जो चीजें प्लांट से मिलती हैं, जैसे कि जो सबसे ज्यादा पीने लायक चीज जो हम लोग पीते हैं वो है कॉफी एंड टी। टी हमें जिस प्लांट की लीव से मिलती हैं, टी प्लांट जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है कैमेलिया साइनेसिस। ऐसे ही कॉफी हमें जिस प्लांट से मिलती है, उस कॉफी के प्लांट का नाम है कॉफी अरेबिका, कॉफी अरेबिका। नेक्स्ट हम लोग बात करें वेजिटेबल्स की, तो सब्जियां वगैरह तो हमें डेली नीड पर चाहिए ही चाहिए। ये सब्जियां हमें किसी प्लांट के अलग अलग हिस्सों से हम लोग मिलती हैं, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ऐसी वेजिटेबल जो कि हमें रूट से मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अपने पास में जो एग्जाम्पल है वो है कैरेट, कैरेट जिसका बायोलॉजिकल नेम होगा डॉकस कैरोटा। दूसरा है अपने पास में रेडिश, रेडिश का बायोलॉजिकल नेम है
रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस। तीसरा है टर्निप, बायोलॉजिकल नेम बेरेसिका रेपा, बेरेसिका रेपा, बच्चों चेक करते जाना, बेरेसिका रेपा। चौथा है स्वीट पोटैटो, इम्पोमिया बटाटस। क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, आपको कहेगा कि भाई कोई भी दो ऐसी वेजिटेबल जो आपको प्लांट के रूट से मिलती हैं उनका बायोलॉजिकल नेम लिखिए। तो ऐसे आपको कम से कम एटलीस्ट दो याद होने चाहिए, या फिर अगर वो कह दे कि डॉकस कैरोटा किसका बायोलॉजिकल नेम है, तब तो आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे ही स्टेम से मिलने वाले अगर हम लोग वेजिटेबल्स की बात करें तो जैसे पोटैटो, बायोलॉजिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। दूसरा कोलोकेसिया एरम जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। ऐसी वेजिटेबल जो हमें पत्तियों से लीफ से मिलती हैं, पहला स्पेनिच, स्पाइनेशिया ओलेरेसी, ये बायोलॉजिकल नेम है। दूसरा है फेनुग्रीक, ट्राइगोनेला, फोनेम ग्रेसम, ये जो फेनुग्रीक है, मेथी हम लोग इसको बोलते हैं। तीसरा बथुआ, जिसका बायोलॉजिकल नेम है चेनोपोडियम एल्बम, चेनोपोडियम एल्बम। ऐसे ही फ्लावर से भी हमें लीफ जो है वेजिटेबल मिलती है, इसका एग्जांपल कॉलीफ्लावर है, बायोलॉजिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसी। फ्रूट से मिलने वाली वेजिटेबल्स की बात करें तो इसमें अपने पास में एग्जांपल है टोमेटो, बायोलॉजिकल नेम है लाइकोपेरिस्कन एस्कुलेंटम। दूसरा है ब्रिंजल, बायोलॉजिकल नेम सोलेनम मेलोंगेना। तीसरा एग्जांपल है लेडी फिंगर, बायोलॉजिकल नेम एबेल मोचस एस्कुलेंटस। और फिर अपने पास में है ग्वार पॉड, जो ग्वार की फली होती है, बायोलॉजिकल नेम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। तो ये प्लांट्स हमने देखे जिनसे हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स। ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, बनाना, म्यूसा पेरा डाइसेका, ऑरेंज, साइट्रस रेटिकुलेटा, गुआवा, सीडियम गुआजावा, पपाया, कैरिका पपाया, कस्टर्ड एप्पल, एनोना स्क्वामोसा, एनोना स्क्वामोसा। तो ये आपको ये याद करने हैं। मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें जिनसे हमें दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, ये भी दवाइयाँ आपको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड्स, इन सब से मिल सकती हैं। तो इनकी हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करें स्टेम, स्टेम से जो हमें मेडिसिन मिल सकती है जिन प्लांट्स में, टर्मरिक हल्दी, बायोलॉजिकल नेम है कुरकुमा लौंगा। सेकंड जिंजर, बायोलॉजिकल नेम जिंगिबर ऑफिसिनेल। थर्ड गार्लिक, बायोलॉजिकल नेम है एलियम सटाइवम। फोर्थ बेंजोइन, बायोलॉजिकल नेम है कॉमीफोरा विगटी, कॉमीफोरा विगटी। रूट्स की बात करें तो रूट से जो हमें दवाइयां जिन प्लांट से मिलती हैं, सर्पगंधा, आपने शायद नाम सुना हो, सरपेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल नेम है राउवोल्फिया सरपेंटिना। ये बच्चों जो नींद की दवा होती है ना, उसमें इस प्लांट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाइट एस्पेरेगस अगला एग्जांपल है, व्हाइट एस्पेरेगस जिसका बायोलॉजिकल नेम है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। अश्वगंधा, ये भी आपने नाम सुना होगा, बायोलॉजिकल नेम है वाइथेनिया सोमिनिफेरा। ऐसे मेडिसिनल प्लांट जिनसे दवाइयां हम लोग उनकी छाल, उनकी बार्क से बनाते हैं, पहला क्विनाइन, बायोलॉजिकल नेम सिंचोना ऑफिसिनेलिस। क्विनाइन जो है बच्चों मच्छर मारने की दवाइयों में काम लिया जाता है। अर्जुना, बायोलॉजिकल नेम टर्मिनेलिया अर्जुना। ऐसी आपके प्लांट जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है जो हमें लीफ से मिलते हैं, उनकी बात करें तो ग्वार पाठा बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, आपने सुना ही होगा, स्किन के लिए भी अच्छा होता है,
डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। बायोलॉजिकल नेम एलोवेरा। इस एलोवेरा से ही हम लोग इसको जानते हैं, ग्वारपाठा को। शायद आप में से बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे ग्वारपाठा हम लोग किसे बोलते हैं, पर एलोवेरा आप लोग समझ जाएंगे एलोवेरा क्या है। बेसिल। बेसिल का बायोलॉजिकल नेम है ओसिमम सेंक्टम। ब्राह्मी, बायोलॉजिकल नेम सेंटेला एसिटिसा। सेंटेला एसियटिसा। फ्रूट से अगर हम लोग बात करें, फ्रूट से जो हमें दवाई मिलती हैं, ओपियम। आपने चरस गांजा का नाम सुना ही होगा, ओपियम। बायोलॉजिकल नेम पेपेवर सोमिनिफेरम। ये बच्चों ओपियम जो है, ये पेन किलर्स जो हैं उनमें काम में लिया जाता है, दर्द से छुटकारा पाने के लिए। गूसबेरी के अगर हम लोग बात करें, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, ये बायोलॉजिकल नेम है इसका। तो ये हमने देखे जिनसे हमें फ्रूट्स जो है हम लोगों को मिलते हैं। फ्रूट से कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू हमें मिलती है, उसकी हम लोग बात की। बात करते हैं हम लोग अब आगे ऐसे प्लांट्स जो कि कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे जिनसे फर्नीचर मिलता हो, खिड़की दरवाजे बनते हों, कपड़े बनते हों, रस्सियां बनती हों, है ना, मैट्रेस बनते हों, बहुत सारी चीजें जो हैं आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो हैं उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइबर यील्डिंग प्लांट, जिनसे हमें रेशा, धागा मिलता है, जिनसे कपड़े वगैरह, रस्सी वगैरह हम लोग बना सकते हैं। ये हमें सीड, लीफ, फ्लावर, कई चीजों से जो है वो मिल सकता है। जैसे एग्जांपल आपके जो दिए हैं, ज्यूट। ज्यूट का बायोलॉजिकल नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। कॉटन, गॉसिपियम सिप, ये नाम है बायोलॉजिकल। सुन, इसका नाम है कोरोटोलेरिया जूनसी। और आखिरी है कोकोनट, इसका बायोलॉजिकल नेम है कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा। टिम्बर, घर बनाने के लिए, जलाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल में ली जाती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, उन्हें हम लोग बोलते हैं टिम्बर। टिम्बर में आपने बिल्कुल कई, इनमें से कई पेड़ पौधों के नाम सुने होंगे। जैसे सागवान की लकड़ी के बारे में सुना होगा। सागवान का बायोलॉजिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। सल, बायोलॉजिकल नेम है शोरिया रोबुस्टा। शीशम, दलबर्जिया सीसू, ये बायोलॉजिकल नेम है दलबर्जिया सीसू। ऐसे ही रोहिड़ा, या जिसको मारवाड़ सांगवान भी बोलते हैं, मारवाड़ का सांगवान, बायोलॉजिकल नेम है टेकोमेला अंडुलेटा। और आखिरी जो इम्पोर्ट सॉरी सेकंड लास्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी, जो कि राजस्थान का स्टेट ट्री है, कल्प वृक्ष। बायोलॉजिकल नेम है इसका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और आखिरी है बच्चों देवदार। देवदार जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है सिड्रस डियोडारा। सिड्रस डियोडारा। तो ये आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो हैं वो हो गए। जैसा आपने इसमें देखा, इसमें समझने का कुछ खास नहीं है, जो भी है वो रटने वाला पोर्शन, याद करने वाला पोर्शन इसमें बहुत ज्यादा है, वही आप लोगों को करना है। तो बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स की, तो एनिमल्स हमारे लिए बहुत शुरुआत से, बहुत पहले से फायदेमंद जो है साबित हुए हैं। एनिमल्स का मतलब मैं इंसेक्ट्स की भी बात कर रहा हूं, वो भी तो एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स, उनकी रियरिंग जो है हमारे लिए फायदेमंद रही है। चाहे वो हनी भी हो, शहद के लिए, सिल्क वर्म हो, सिल्क के लिए, लाख इंसेक्ट हो, लाख जिसकी चूड़ियां बनती हैं उसके लिए। तो हम लोग शॉर्ट में इन सब की हम लोग जो है बात करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर, रियरिंग ऑफ हनी बी, जो मधुमक्खी है उसके पालन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। हनी बी
प्लांट्स में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कहा जाता है अगर हनी बीज ही ना हो तो आने वाले कुछ सालों में इस अर्थ पर लाइफ ही नहीं बचेगी, क्योंकि प्लांट्स पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स मर जाएंगे, नया नया सीड नहीं बनेगा, नई जनरेशन नहीं आएगी। तो अगर हनी बी ना हो तो लाइफ जो है खतरे में पड़ जाएगी। हनी बी पॉलिनेशन का काम तो करती ही है, इसके अलावा बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट जैसे कि हनी, ये हमें इनसे मिलता है। हनी जिसका इम्पोर्टेंस दवाइयों में भी बहुत ज्यादा है, दवाई वगैरह में भी हनी जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। हनी हमें बी वैक्स जो है या हनी कॉम जो है, हनी कॉम उससे हमें मिलता है। इसके अलावा वैक्स मोम जो है वो भी हनी के साथ में ही तैयार होता है। तो हनी तो काम में आता ही आता है, इसके अलावा हनी के साथ जो वैक्स है वो भी हमारे काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हनी बी के बारे में, हम लोगों को नॉलेज लेनी है। हनी बी आर्थ्रोपोडा ग्रुप का एक मेंबर है। हनी बी की बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो पाई जाती हैं जिनसे शहद वगैरह हम लोग निकालते हैं। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि एप्स फ्लोरा, एप्स डोरसीटा, एप्स मेलिफेरा, ये कुछ नाम हैं जो कि यहाँ इंडिया में पाई जाते हैं। इनमें एप्स मेलिफेरा जो है इसकी रेयरिंग सबसे ज्यादा कॉमन है। तो आर्टिफिशियल रेयरिंग होती है, ये नेचुरल रेयरिंग नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिफिशियल कॉम्स बनाते हैं, छत्ते खुद बनाते हैं, और इन कॉम्स के अंदर हम लोग ऐसे केमिकल्स, ऐसे फेरोमोन्स डाल देते हैं जिनके लिए हनी बी जो है अट्रैक्ट होती है। तो हनी बी कहीं दूसरी जगह जाके मेहनत नहीं करती, नया छत्ता हनी कॉम नहीं बनाती। जो आर्टिफिशियल हमने बनाए हैं जिनमें केमिकल्स डाले हैं उन्हीं में आकर के वो स्टोर करना शुरू करती है अपने हनी को। हनी बी की अगर हम लोग बात करें तो हनी बी के किसी भी हनी कॉम में तीन टाइप की हनी बीज पाई जाती हैं। पहला है वर्कर, दूसरे हैं आपके मेल हनी बीज, और तीसरी आपकी क्वीन। वर्कर्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है। सारा काम सारा काम जो होता है हनी कॉम का वो ये वर्कर्स ही करते हैं। मेल्स का नंबर थोड़े बहुत होते हैं मेल्स, और क्वीन पर एक ही होती है। मेल हनी बीज की जो आंखें होती हैं वो बड़ी होती हैं फीमेल हनी बी से, और फीमेल हनी बी का एब्डोमेन जो है वो बड़ा होता है मेल हनी बी से। इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। हनी कॉम टोटली क्वीन जो है उसके कंट्रोल में रहता है, एक ही रानी होती है। ये जो वर्कर्स होते हैं ये होते हैं स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है नपुंसक, मतलब कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन सिर्फ मेल हनी बी और क्वीन ही कर सकते हैं, वर्कर जो है वो नहीं कर सकते। जब कोई हनी बी लार्वा के फॉर्म में होती है तो क्वीन कुछ हनी बीज को एक स्पेशल जेली लाइक सब्सटेंस खिलाती है जिसको बोलते हैं रॉयल जेली। और ये रॉयल जेली जो खाता है सिर्फ वो ही क्वीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वही क्वीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अगर एक से ज्यादा क्वीन किसी हनी कॉम में हो तो उनमें आपस में फाइट होती है और किसी एक को हनी कॉम को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो चलते हैं। मेल्स का एक ही काम है, मेल हनी बी का, वो है फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन। और जिन्हें रॉयल जेली नहीं खिलाई जाती वो या तो वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनके पास पॉइजनस स्टिंग
जहरीला डंक होता है, या फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेल हनी बी के अंदर। वर्कर हनी बी ही हनीकॉम्ब से बाहर जाकर के नेक्टर, शहद जो है उसे कलेक्ट करके वापस हनीकॉम्ब तक लेकर के आती है। जब बहुत सारा शहद इन आर्टिफिशियल हनीकॉम्ब्स में इकट्ठा हो जाता है तो इन हनीकॉम्ब्स को बाहर निकाल दिया जाता है और किसी दूसरे हनीकॉम्ब में इन हनी बीज को शिफ्ट कर देते हैं। वही हनीकॉम्ब में आप केमिकल डाल दीजिए तो हनी बीज अपने कॉम्ब को छोड़ के वहां जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। और इस हनी से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, बहुत सारे मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा जो है हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम लोग आगे बात करेंगे जो भी एनिमल्स की इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिकली उसकी। चलिए, थैंक यू।